भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी लोगों को दुनिया में कहीं से भी सुन रहे और एवं देख रहे मुझे इस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यहाँ पर भारत देश के लोगों के लिए, इंडिया कंट्री के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत बड़े अपडेट के साथ एक एसएसबी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी, जो आपके राज्य उड़ीसा उड़ीसा द्वारा, स्टेट उड़ीसा भारत देश के एसएसबी के अंदर एक नोटिफिकेशन आया है। कहा गया है कि हमें 2064 लोग, 2000 64 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के लिए एक जॉब आई है। आप देखिए, आपकी जॉब जो आई है वो प्राइवेट सेक्टर में आई है, ठीक है भाई। क्योंकि आपकी ये जो जॉब निकाली गई है, ये रिक्रूटमेंट टीचिंग फील्ड के लिए आई है, यानी टीचर्स के लिए जॉब है, टीजीटीज के लिए जॉब है। जो लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, मतलब वो लोग जो किसी ना किसी फील्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर वो टीचिंग फील्ड में एक कोर्स कर लेते हैं जो उनका अलग अलग होता है, डीएलएड होता है, बीएड होता है, और अलग अलग तरीके के होते हैं। वो लोग अपना उस फील्ड को कंप्लीट करके उस कोर्स के बाद वो डायरेक्ट टीजीटीज, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद वो लोग टीजीटीज के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। ये उनके लिए क्वालिफिकेशन रहता है टीजीटीज के लिए। तो आपको बता दूं, यहाँ पर आपके स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा द्वारा ये रिक्रूटमेंट हो रही है। अब ये मत समझिएगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अगर आपकी ये रिक्रूटमेंट हो रही है तो आपकी जॉब गवर्नमेंट है प्राइवेट है। मैं इसका सारा सारा जो कंफ्यूजन है वो इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि ये गवर्नमेंट एडिड और ये सारे स्कूल्स का मतलब क्या है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। बेसिकली ये एक, आप एक नोटिस में एडिड वर्ड देखोगे, इसके बारे में सारा कुछ क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझो, भारत देश इंडिया कंट्री में यहाँ पर एक राज्य उड़ीसा है, उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आया है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी द्वारा आया है। यानी कि ये स्टेट द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में एक बनाया गया एक बोर्ड है जो कि स्टेट राज्य के अंदर ही सिलेक्शन करता है अलग अलग पोस्टों पर। और अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े उच्च लेवल की जो शिक्षा होती है उसके लिए, पढ़ाने के लिए जो डिपार्टमेंट है, उसके लिए रिक्रूटमेंट जो करना होगा वो एसएसबी इस वाले वेबसाइट से करेगा, ठीक है भाई। यानी कि आप ये भी मान लो, अब ये कह रहे हैं हायर एजुकेशन मतलब हो जाता है 6 to 12, ठीक है। हायर इसको ही मानते हैं लोग, 1st to 5th को वो प्राइमरी में डाल देते हैं, इस तरीके से मानते हैं। आपको बता दूं, ये आपका वेबसाइट इन्होंने दिया हुआ है, ये एसएसबी आपका वेबसाइट है स्टेट का, उड़ीसा स्टेट का। भारत देश के उड़ीसा स्टेट में जॉब रहेगी अभी। अब इसमें एक चीज़ और ये भी है, इस नोटिफिकेशन जो आपका जॉब का आया है 2064 वैकेंसी टोटल आई है। आप देखोगे तो ये आज ही के डेट का नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, और इस जॉब से जुड़ा हुआ वेबसाइट लिंक, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक और एक एक लिंक आपको वीडियो के सही नीचे दे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। सिर्फ उड़ीसा स्टेट के यहाँ पर वैकेंसी है, स्टेट मतलब उड़ीसा में रहेगी जॉब। अब अगर आप हरियाणा से मुझे सुन रहे हो, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या फिर ऐसी जगहें जो पूरे देश में भारत में है लेकिन उड़ीसा के अलावा है, तो आप लोग क्या अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते वो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो आखिर तक जरूर देख लेना, ठीक है भाई। अब रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो रहा है टीजीटीज का, यानी आप 6 से 8 क्लास को पढ़ाने वाले हो सकता है कि वो 9-10 को भी आपको पढ़ाना हो सकता है, इसमें मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो यही आपके क्लास के, इन्हीं क्लासेस में आपको स्कूल्स के अंदर जाकर पढ़ाना होगा। इन नॉन गवर्नमेंट, मतलब ये जिन भी स्कूल्स में आप जाओगे ये सरकारी स्कूल्स नहीं होंगे, ठीक है भाई। ये कोई प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट ओनर या ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है इसको, मतलब कि सरकारी स्कूल्स नहीं है। मतलब जिन स्कूल्स में आप पढ़ाने जाओगे वो सारे प्राइवेट होंगे या फुल्ली प्राइवेट होंगे, या फिर प्राइवेट तो है वो, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कोई ट्रस्ट उसको चला रहे हो, ठीक है भाई। 2064 वैकेंसीज यहाँ पर रिक्रूटमेंट में आपके राज्य उड़ीसा में आई है। अब इसका नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म फीस, फॉर्म के डेट्स और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, जॉब कैसे मिलेगी, वैकेंसीज किस तरीके से बांटी गई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर रिक्रूटमेंट हो रही है, अगर एग्जाम हो रहा है तो उसका सिलेबस क्या है, और दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, सारा कुछ एक एक चीज़ आपको पूरा नोटिफिकेशन के बारे में 0 to 100, यानी कि बॉटम टू टॉप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आप सभी लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है भाई। इंडिया के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। अगर आप दूसरे जगह से, पूरे दुनिया में कहीं से सुन रहे हैं, तो आप लोग इंडिया के लोगों तक शेयर करें जिससे कि उनको ये जानकारी पता लग जाए। चलिए,
ये देख रहे हैं आप अपने सामने वेबसाइट एसएसबी का, इसमें आप देखोगे रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी। टीजीटी की होगी इन नॉन गवर्नमेंट फुल्ली एडेड, मतलब कि वो पूरी तरीके से वो नॉन गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया नहीं कि स्कूल जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, इसका मतलब वो प्राइवेट होंगे या फिर उसको कोई ट्रस्ट चला रहा है। अब इसमें बात आ जाती है फुल्ली एडेड हाई स्कूल्स, मतलब कि फुल्ली एडेड हाई स्कूल्स ऑफ उड़ीसा। हाई स्कूल्स मतलब ये स्कूल्स जो उड़ीसा के अंदर, हाई स्कूल्स बेसिकली आपके हो जाते हैं जो 6th क्लास से चालू हो जाते हैं, वो हाई स्कूल्स हो जाते हैं। अब इसके ऊपर आपके जो 9th 10th और 11th 12th हो जाते हैं वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में चले जाते हैं। तो आप मान सकते हो 6 to 8 क्लास के लिए रिक्रूटमेंट है। तो ऐसे स्कूल जहाँ पर 6 to 8 और 9 10 जैसी क्लासों को पढ़ाया जाता है, और खासकर वो प्राइवेट स्कूल जो पूरे राज्य में आपको दिख रहे हैं, वो उनके अंदर ये रिक्रूटमेंट रहेगा। वो गवर्नमेंट तो है नहीं, लेकिन फुल्ली एडेड मतलब ये हो जाएगा कि जो आपका सैलरी दिया जा रहा है यहाँ पर इन पोस्टों पर, इन वैकेंसीज पर, वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, यानी कि राज्य सरकार द्वारा ही आपको सैलरी आती है यहाँ के टीचर्स को। ठीक है भाई, यहाँ पर जो अलाउंस है, सैलरी है, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। जॉब लेकिन जो भी लोग करेंगे वो प्राइवेट स्कूल्स में करेंगे। अब ये जो भी कुछ है इनका आप समझ पा रहे हो, ये एडेड इसको नाम दे दिया इन्होंने। आपको बता दूं ये 8 जनवरी से इसमें नोटिफिकेशन आज आ चुका है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख लोगे, और इसमें आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आज ही से। आप देखोगे आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ये दोपहर में शुरू हो गया था, और ये आपके पास यहाँ पर 7 फरवरी तक का समय दिया है, 11:45 तक। इस समय तक आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट का भी समय सेम रखा गया है, मतलब कि आप लोग 7 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हो। उसमें भी आपके पास 11:45 जो समय होता है तब तक का समय रहेगा। जो लोग फ्रेशली, अभी जो नए लोग फॉर्म भर रहे हैं, वो न्यू यूज़र पर क्लिक करके फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़ जाना। हालांकि मैं इसमें प्रोसेस थोड़ा आगे आपको बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाएं। ये नोटिफिकेशन है स्टेट सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट। आप कहोगे यार जब गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है तो गवर्नमेंट क्यों नोटिफिकेशन दे रही है? क्योंकि भाई सैलरी गवर्नमेंट ही दे रही है इन टीचर्स को। ठीक है, हालांकि है ये सब प्राइवेट स्कूल्स। भुवनेश्वर जगह से ये नोटिफिकेशन आया है राज्य के, और ये वेबसाइट का लिंक आपको दिख रहा होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, आप देखोगे इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है, इस तरीके से आपका आ गया है। और यहीं पे आप देखोगे रिक्रूटमेंट, आप देखोगे ना ये वाला पॉइंट, देखिए जो ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो, यही यही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। न्यू लिखा है, बिल्कुल आज ही ये चीज़ आई है। ठीक है भाई, और ये चीज़ तो आपको नोटिस दिया गया होगा। और इसके अलावा आप इसको देखोगे तो यहाँ पर ये चीज़ें बोल रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करके अप्लाई करने की तरफ बढ़ोगे, और ये जो ये वाला लिंक है इससे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो यही 2 पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से समझ लें यहाँ पर सारी जानकारियाँ। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी, यानी जॉब सरकारी है, मतलब जॉब में जो आप काम कर रहे हो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, हाँ ये बात आपको याद रखनी है कि सरकार ही आपको यहाँ पर सैलरी देगी, और अलाउंस जो भी देगी सरकार देगी। आपको आगे बताते चलता हूँ। यहाँ पर ये आपका पहला नोटिफिकेशन है एसएसबी के अंदर राज्य में, इस साल का 2024 का, फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी, यानी कि आपका टीजीटी आर्ट्स में चाहिए इनको, टीजीटी ये आपका पीसीएम, और टीजीटी सीबीजेड हिंदी, इसके अलावा हिंदी टीचर चाहिए इनको, क्लासिकल टीचर चाहिए, सपोज संस्कृत के लिए उर्दू टीचर चाहिए। अब टीचर्स लिखा है यानी एक से ज़्यादा चाहिए इनको, एंड पीईटी चाहिए इन नॉन गवर्नमेंट, ये सारे हमें नॉन गवर्नमेंट फुल्ली एडेड हाई स्कूल्स ऑफ उड़ीसा में चाहिए, इन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट इन एड फ्रॉम स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपके राज्य में जो स्कूल और मास एजुकेशन का विभाग है उसके द्वारा नोटिफिकेशन आया है। आप देखोगे इसमें अलग अलग पोस्ट दिए गए, ऑनलाइन सबको फॉर्म भरने हैं। इतने लोगों को जॉब मिलेगी, 2064 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, सारे के सारे गवर्नमेंट सैलरी आपको देगी, इस बात का आप ध्यान रख सकते हो। अभी आपका जॉब गवर्नमेंट है प्राइवेट है मैं आगे क्लियर कर दूंगा। नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ टीचर इन डिफरेंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई, ऑनलाइन सबको फॉर्म भरना है। ठीक है भाई, ये आपका वेबसाइट लिंक दिया है, आप इस पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर लेना, सभी लोग इस पे अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक मैंने आपको दे दिया है, ऐड द लिंक, इस पे आप अप्लाई कर सकते हो जाके। अदर मीन्स मतलब आप लोग ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं भर सकते। मंथली सैलरी मैं आपको बता दूं, जो भी लोग टीजीटी आर्ट्स के बनेंगे या टीजीटी पीसीएम के लिए, या फिर जो भी लोग यहाँ पर टीजीटी सीबीजेड में जा रहे हैं, हिंदी संस्कृत और उर्दू टीचर्स के लिए जाएंगे, उनको लेवल 9 यानी कि 36,000 का सैलरी होगा। आप कहोगे ये 400, ये आपको ऑलमोस्ट मान के चलो 35 से 36 हज़ार रुपये शुरुआती तौर पर सैलरी रहेगा। और ये बेसिक पे इन्होंने डाला है ना लेवल 9 का, ये इन्होंने इनिशियल वाला डाल दिया है, मतलब रेंज में इन्होंने नीचे वाला पॉइंट डाला है।
आपको बता दूं पीईटी के अंदर पीईटी के अंदर आप देखोगे कि लेवल 8 का आप देखोगे यहाँ पर 30,000 का सैलरी आपको मिलेगा पीईटी टीचर्स को, ठीक है भाई। मंथली सैलरी कोस्ट ग्रांट इन एड, मतलब कि आपको मंथली इस मतलब हर महीने इतना सैलरी आपको मिल जाएगा। ये जो पोस्ट है सेल कैरी, इन पोस्टों पर आपको डियरनेस महंगाई भत्ता जो है वो भी गवर्नमेंट द्वारा बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए जहाँ स्कूल है जहाँ आप जॉब कर रहे हो या आपके एरिया में या उस जगह पर मान के चलो महंगाई हो गई, ठीक है, तो गरीबी वो सॉरी महंगाई जो है डियरनेस अलाउंस जो है वो चीज़ें आपको यहाँ से फ़ायदे मिल जाएंगे। ओपन डेट यहाँ पे आज से फॉर्म चालू होकर 7 फरवरी तक जा रहा है। नोट में आपको पता ही है ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, सभी लोग यहाँ से सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। अब मैं वैकेंसीज आपको एक बार क्लियर कर दूं वैकेंसीज किस तरीके से हैं। अगर आप टीजीटी आर्ट्स के लिए जाओगे तो आपकी वैकेंसीज 912 है, 912 इनको टीजीटी आर्ट्स के टीचर चाहिए। उसके अंदर में से 301 महिलाओं को ये वैकेंसी देंगे। अनुसूचित जनजाति की इसमें 401 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति की 290 है, एसईबीसी इसमें नहीं है। जो लोग सामाजिक तौर पर और पढ़ाई के लिए स्टडी यानी एजुकेशनली तौर पर बैकवर्ड क्लासेज में आ रहे हैं उनकी वैकेंसीज इस पोस्ट पर नहीं है। और यूआर के लिए 221 वैकेंसीज है, राज्य के रिजर्व है ये सब लोग। अगर आप मान लीजिए रिजर्व राज्य उड़ीसा राज्य के रिजर्व में नहीं हो तो आप लोग यूआर से पोस्ट लोगे तो आपका 221 वैकेंसीज है। महिलाओं की 73 दी है इन्होंने। और इस तरीके से आप देख लेना टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पीसीएम में अगर आपको जाना है तो इसके लिए आप पीसीएम बेसिकली ये आपके लिए इसके अंदर 202 वैकेंसीज है, महिलाओं के लिए 67 दी है। इस 202 में से 75 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की 51 है। और इस तरीके से सभी लोग अपने अपने वैकेंसीज को समझ सकते हैं। हिंदी टीचर इनको 194 चाहिए, संस्कृत के टीचर इनको चाहिए 317, उर्दू के सिर्फ 3 लोग चाहिए, पीईटी के लिए 249 चाहिए। अब हालांकि ये एक स्कूल में नहीं जा रहे सारे, ये राज्य भर के जितने भी आपके हाई स्कूल हैं एडेड स्कूल्स हैं जितने भी उनमें जा रहे हैं। टोटल वैकेंसी आप देखोगे 2064 हैं, उनमें से 682 सारी की सारी महिलाएं होंगी। जो भी लोग डिसेबल्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, उनके लिए वैकेंसीज में परसेंटेज कुछ इस तरीके से टोटल वैकेंसी का 4% वैकेंसी डिसेबल्ड वालों के लिए, 3% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट पर्सन के लिए 1% वैकेंसीज यहाँ पर दिए गए हैं। हाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 2000 वैकेंसीज के ऊपर दिख रही हैं, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 20 वैकेंसीज उसका हो जाता है 1%, तो इतनी वैकेंसीज स्पोर्ट पर्सन को चलेगा, ठीक है भाई, इस तरीके से आप मान सकते हो। तो टोटल वैकेंसीज के इतने परसेंटेज ऑफ आप लोगों को जा रही हैं वैकेंसीज। आप लोग देख लेना कौन कौन से डिसेबिलिटी वाले होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम मैं आपको बताता चलूँ टाइप ऑफ पोस्ट, यहाँ पर टीजीटी पीसीएम और सीबीजेड है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको क्लियर करता हूँ। वैकेंसीज तो आपने देख ली इनकी इतनी है जो यहाँ लिखी हुई है। डिसेबल्ड के लिए 4 वैकेंसी जाएंगे टीजीटी पीसीएम में, और टीजीटी सीबीजेड में 7 वैकेंसी जाएंगे टोटल में से, ठीक है भाई। उसके हिसाब से भी आप देख लो कि जो वैकेंसीज इन्होंने दी है ब्लाइंड वालों को कितनी मिल रही हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग को कितनी मिल रही हैं, और लोकोमोटर किस किस डिसेबिलिटी वाले को कितनी वैकेंसीज मिल रही हैं। आर्ट स्ट्रीम यानी टीजीटी आर्ट्स के लिए अगर आप जाओगे उसके अंदर हिंदी टीचर और हिंदी टीचर्स की अलग है, और संस्कृत उर्दू की अलग अलग वैकेंसीज आप देख सकते हो। और सभी डिसेबल्ड भाई बहन इस तरीके से देख लेना। एंड ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रिजर्वेशन बिटवीन एससी और एसटी विल नॉट बी कंसीडर। आप अगर एससी और एसटी की वैकेंसी लोगे और एसटी और एससी की वैकेंसी लोगे तो नहीं माना जाएगा। आप एससी हो तो एससी की वैकेंसी लो, एसटी हो तो एसटी की ही वैकेंसी लो, ये इन्होंने कहा है। टोटल वैकेंसी में से 33% वैकेंसीज महिलाओं को दी गई है। आप अगर टोटल वैकेंसी का 33% निकालोगे तो उतनी वैकेंसी ही महिलाओं को दी जा रही हैं, ठीक है भाई। ये गवर्नमेंट में ये रूल है आपके राज्य में, उसके हिसाब से जो आपकी वैकेंसी दी गई है वो इस तरीके से रहेंगी। एज लिमिट में आपको बता दूं जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं 21+38 बिलो फॉर्म भर सकते हैं 1 जनवरी 2024 वाले दिन के हिसाब से। अगर मान लीजिए आप इस दिन 38+ कर गए हो और अगर आप SC ST हो तो आप 43 एज तक भी फॉर्म भर सकते हो। आप अगर SEBC हो तो भी आप लोगों को यही सेम रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। सभी लोगों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और 10 साल का रिलैक्सेशन डिसेबल्ड वालों को दिया जा रहा है अपर एज में अप्लाई करने के लिए।
आप अगर कोई भी रिलैक्सेशन कोई भी बेनिफिट ले रहे हो रिजर्वेशंस के अंदर तो किसी भी एक चीज़ का लेना, ठीक है भाई, हर चीज़ का नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए सभी को चलना है। एजुकेशनल ये है क्वालिफिकेशन की, एकेडमिक और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन यही है। कैंडिडेट जो है यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स के लिए उसकी डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स के अंदर या फिर कॉमर्स के अंदर या फिर शास्त्रीय संस्कृत डिग्री उसके पास होनी चाहिए। तभी किसी भी यूनिवर्सिटी से विद 2 स्कूल सब्जेक्ट उसने पढ़े हुए हो उधर, तो वो फॉर्म भर सकता है 50% प्लस मार्क्स के साथ। अगर वो SC ST डिसेबल्ड है या राज्य में कोई रिजर्व्ड है तो 45% के साथ अगर अपने ग्रेजुएशन में पास्ड है या तो आर्ट साइड से या कॉमर्स साइड से या फिर शास्त्रीय संस्कृत डिग्री उसके पास है तो टीजीटी आर्ट पे फॉर्म भर सकता है। साथ में आपका बीएड पास होना जरूरी है। जिसने बीएड नहीं करा है लेकिन बीएड एमएड मिला के इंटीग्रेटेड कर लिया है किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो वो लोग फॉर्म भर देंगे। या फिर आपने मान लीजिए 4 साल का बीए और बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करा है, जैसे कि आप जानते हो आज के समय पर लोग बैचलर और मास्टर एक साथ कर लेते हैं अपना समय बचाने के लिए एक ही डिग्री में, तो ऐसे भी कोर्स होते हैं। तो वो जिन लोगों ने भी किए हैं एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एनसीटी मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसका जो है पूरा नाम है। विद 2 आपके स्कूल सब्जेक्ट के सब्जेक्ट्स आपने जो है स्कूल सब्जेक्ट एज डिफाइन इन द, ठीक है, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो ना उस सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट्स आपने उनमें से 2 सब्जेक्ट अपने जरूर इस पर पढ़ लिए हो, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बैचलर डिग्री हर फील्ड का कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा, उन्होंने लिखा है साफ साफ कि आर्ट्स कॉमर्स वाला ही इन वाले वैकेंसी को लेगा जो आर्ट्स की वैकेंसी को ले रहा है, ठीक है। तो ये सब लोगों को थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना होगा। जैसे इन्होंने बोला ना कि 2 सब्जेक्ट आपने अपने बैचलर डिग्री में पढ़े हुए हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़े हैं तभी आप लोग यहाँ पर इसमें फॉर्म भरोगे, ठीक है भाई। कोई भी 2 सब्जेक्ट इस लिस्ट में से आपने पढ़े हुए हो अपने ग्रेजुएशन में और आप पास हो, इस बात का ध्यान रखें तो आप फॉर्म भर सकते हो। प्लस ये कह रहे हैं अगर आपको टीजीटी साइंस पे अप्लाई करना है, मतलब आपको टीजीटी साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाना है जो कि पीसीएम में आ जाएगा, आप 6 to 8 क्लास को जा रहे हो स्कूल्स में पढ़ाने साइंस सब्जेक्ट को, या फिर आप टीजीटी साइंस CBZ पढ़ाने जा रहे हो तो आप लोगों को बैचलर डिग्री साइंस का होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए, BE होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट इसमें से होना चाहिए जो लिस्ट में दिए गए हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हो 50% प्लस आपके मार्क्स के साथ, प्लस डिग्री के साथ साथ आपका बीएड हो या फिर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स आपने कर लिया हो, या फिर आप दूसरे कंडीशन को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है भाई। ये चीज़ें लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आप टीजीटी साइंस पे अप्लाई करोगे तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब पढ़ा हुआ हो अपने डिग्री में। अगर आप टीजीटी साइंस CBZ यानी कि केमिस्ट्री, बोटैनी, जियोलॉजी पढ़ाना चाह रहे हो स्कूल्स में तो भी आपके लिए अलग कंडीशन है, तो फिर आपका जो डिग्री होगा उसमें आपने केमिस्ट्री, बोटैनी और जियोलॉजी, बायोलॉजी इन सब में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हो, ठीक है भाई। आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे ग्रेजुएशन में या अपने बीएड एमएड में तभी तो जाकर स्कूल्स में पढ़ाओगे ना। तो ये सब है क्लासिकल टीचर्स क्या संस्कृत में लिखा है बैचलर डिग्री विद संस्कृत आपका होना चाहिए और एक इलेक्टिव या ऑप्शनल कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से जो आपको नीचे लिस्ट में दिया है वो होना चाहिए 50% प्लस मार्क्स के साथ। एंड इन्होंने साथ में लिखा है आपने शिक्षा शास्त्री संस्कृत का एक कोर्स कर लिया NCVT द्वारा, NCVT के द्वारा किसी भी इंस्टीट्यूट जो भी रिकॉग्नाइज है इनके द्वारा उनसे, ठीक है भाई। ऐसे ही कहीं से कर लोगे तो नहीं, जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही है वहीं से। हिंदी टीचर में अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री हिंदी में होना चाहिए, हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ हो उस डिग्री में तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये सारे आप देख लेना। उर्दू के लिए आप देख लेना और पीईटी टीचर के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास करा है, प्लस CPED यानी कि CPED या फिर DPED करा है, BPEड करा है, MPEड करा है, किसी भी एक चीज़ करी है आपने किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आप अप्लाई कर दोगे। ये बेसिकली है क्या, फिजिकल एजुकेशन को आप बोलते हो PED, ठीक है। और DPEड मतलब हो जाएगा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और BPEड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, MPEड मतलब मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन और CPEड मतलब कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो कोई भी एक आपने करा हुआ हो। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखे हुए हैं इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट टीचर इन। हाँ अब देखिए अभी आपने बाकी क्वालिफिकेशन अपने अपने सब्जेक्ट की तो फॉलो करनी ही है, साथ में आप सिटीजन भारत के हो फॉर्म भर सकते हो, आपको पढ़ना लिखना उड़िया लैंग्वेज आता हो विद एनी ऑफ द क्वालिफिकेशन। साथ में आप ये भी याद रखिए कि आपने उड़िया लैंग्वेज को जो है अपने बोर्ड के एग्जाम्स में पास किया हो एक सब्जेक्ट के तौर पर तो आप फॉर्म भरोगे, ठीक है।
और अगर ऐसा नहीं करा है तो आप ये मान के चले आपने 12वीं क्लास जो पास करी है अपनी, वो उड़िया मीडियम में पास करी हो, ठीक है, इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आपने 10वीं में उड़िया सब्जेक्ट पास कर दिया हो, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपको फॉलो करना है, यानी आप पूरे देश से फॉर्म भर सकते हो, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट आप एक बार पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज़ और आपको आगे दिखा दूँ, इसमें और भी कंडीशंस है। सिर्फ ग्रेजुएट और बीएड एमएड होना ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ आपका यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही ज़रूरी नहीं है। कैंडिडेट को बाकी कंडीशन भी फुलफिल करनी है, जैसे कि आप लोगों को OSS टेट, ये आपका उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सेकेंडरी स्कूल्स मतलब जो आपके बड़े क्लासेस होते हैं, जैसे TGT हो गए, और PGT, इसके लिए आपको OSS टेट करके एक एग्ज़ाम होता है आपके राज्य में, वो आप दोगे, तभी आप सभी लोग इसको पास करने के बाद ही जो है अपने राज्य के अंदर बड़े टीचर्स की पोस्ट पर जाकर पढ़ा सकोगे, ठीक है भाई। तो जिन्होंने भी OSS टेट पेपर पास किया होगा वही लोग फॉर्म भरें, क्योंकि उनका ये चीज़ मांगा जाएगा कि उन्होंने ये सब पास किया हो। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ये आपसे ये सब OSS टेट सर्टिफिकेट और ये सब मांग लेंगे, उसके बाद ही ये आपको जॉब देंगे। बेसिकली OSS टेट पास होना जरूरी है, OSS टेट, ठीक है भाई। एक से ज़्यादा जीवन साथी वाले, मान लीजिए आप लोग मैरिड हो और आप लोग इस पोस्ट पर अप्लाई करके जॉब लेना चाह रहे हो, तो आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आप लोग याद रखें कि आप एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ लिविंग में ना हो, ठीक है भाई, इस चीज़ का लोगों को ध्यान रखना है। जो भी लोग अभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कहीं ना कहीं परमानेंट या टेम्प्रोरी पोस्ट पर भी काम कर रहे हैं, वो NOC जमा कर देना फॉर्म के अंदर, ये प्रूफ करने के लिए कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इस जॉब पे अप्लाई कर दो। मेथड ऑफ सिलेक्शन में आपको बता दूँ, रिटर्न टेस्ट होगा आपका यहाँ पर, जो कि 150 मार्क्स का होगा। MCQ एग्जाम रहेंगे, सारे क्वेश्चंस MCQ में रहेंगे, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करने हैं। इसका जो सिलेबस रहेगा वो SSB के वेबसाइट पर अपलोडेड, विल बी अपलोडेड, ठीक है, तो विल बी बेस्ड ऑन, ये आप सिलेबस आपको SSB के वेबसाइट से मिल जाएगा, उसके बिहाफ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ये जो आपको आंसर करने हैं, ये कार्बन लेस एक OMR आंसर शीट पर करने होंगे, मतलब कि उस पर कार्बन नहीं होगा। वो कार्बन बेसिकली ये होता है कि जिस भी पेपर पर आप कुछ करते हो और उसके नीचे वो सारी चीज़ें छप जाती हैं, वो कार्बन वाली चीज़ें होती हैं। कार्बन लेस मतलब वो OMR शीट ऐसी होगी कि आप उस पर कुछ भी लिख रहे हो वो नीचे नहीं छपेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। तो उस पर आपको आंसर शीट पर जाके अपने एग्जाम करके आने हैं। आपको 150 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सब क्वेश्चन में आपको 4 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक आंसर सही होगा, 2 घंटे में कंप्लीट करना है, और साथ में हर क्वेश्चन सही करने पर 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग रख दी है इन्होंने, यानी कि 0.5 मार्क्स, आधा नंबर काट लेंगे अगर आप कोई भी आंसर गलत कर देते हो वहाँ पर। फाइनल सिलेक्शन के समय मान के चलिए टाई हुआ, लोगों के बीच में टाई हुआ कि आपके मार्क्स भी सेम आ गए, दूसरे लोगों के भी सेम आ गए, तो ऐसे में जिसके भी कैंडिडेट के मार्क्स बैचलर डिग्री में ज़्यादा आए हैं, 12वीं में आए हैं ज़्यादा, या जो भी उसने क्वालिफिकेशन रखे उसमें उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं, तो उसको ये लोग पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप इस एग्ज़ाम में सेम मार्क्स ले आते हो, आप और आपके साथ वाला कॉम्पिटिटर, तो ऐसे में ये लोग आपके क्वालिफिकेशन वाले जो आपने रखा है, चाहे वो डिग्री हो, 12th हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी है, उसमें जो लोग हाइयर आए हैं उनको ये लोग पहले ले लेंगे, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन सेकेंडरी लेवल एंड 10th सिक्वेंसली, ठीक है। तो इस तरीके से देखें, सबसे पहले हायर क्वालिफिकेशन देखेंगे, फिर 12th, फिर 10th, इस तरीके से ये लोग जाएंगे टाई केस को सॉल्व करने के लिए। रिटर्न एग्जाम जो रहेंगे हर पोस्ट के लिए सेल बी हेल्ड इन वन सिटिंग ऑन अ सिंगल डे, एक ही दिन में आपका एक ही बार एग्जाम हो जाएगा, मतलब भले ही कितने फॉर्म आ जाए, ये इतनी जॉब, इतनी वैकेंसी जो लोगों को दे रहे हैं ना पूरे राज्य उड़ीसा में, भले ही आप लोग कितने फॉर्म भर दो, ये एक दिन कोई भी सिलेक्ट करके उसके एक ही सिटिंग में एग्जाम को कराने वाले हैं। जोन्स ऑफ एग्जाम में आपको बता दूं, ये एक रिटर्न एग्जाम है आपका, आपको पता ही है, आपको लिख कर एग्जाम करना है OMR शीट पर, ये कंप्यूटर पर टाइप करके या फिर माउस से नहीं करना है, और इस एग्ज़ाम को रिटर्न एग्ज़ाम बोला गया है। और ये आपके राज्य उड़ीसा के अनुगुल, बालासोर और बरहमपुर और भुवनेश्वर, भोलनगिर, कटक और केंद्रापारा, इसके अलावा क्योंझार क्योंझार और कोरापुट और संभलपुर
जैसी जगहों पर होगा, डिपेंडिंग अपॉन, देखिए वही सेम चीज़ें हैं। और ये आपके जो सेंटर्स हैं जिन भी जोनों में रखे गए हैं ना, एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बता दी है, फॉर एनी ऑफ द जोन एक्सक्लूडिंग। ठीक है, ठीक है, एट देयर नियरेस्ट जोन। इन्होंने एक चीज़ क्लियर करी है दोस्तों, यहाँ पर ये इसके अंदर मान लीजिए इन जगहों पर तो आपके सेंटर रहेंगे ही। अगर मान लीजिए फॉर्म बहुत ज़्यादा आ गए, क्योंकि ऑल इंडिया लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो ऐसे में ये क्या करेंगे, ये सेंटर और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर फॉर्म अगर फॉर्म कम आए तो सेंटर कम भी हो सकते हैं। आप लोगों को सेंटर फॉर्म भरते समय चूज़ कर लेना कि आपको किधर एग्जाम देने जाना है। आपको उड़ीसा राज्य में ही जाना होगा, ये तो कंफर्म्ड है। अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हो पूरे इंडिया में, तो आप लोगों को उड़ीसा राज्य में ही जॉब करनी है और उड़ीसा राज्य में ही जाके एग्जाम देना है। आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। मेथड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया, एक एग्जाम होगा सिंपल, और कुछ भी नहीं है। फॉर्म का फीस 500 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अगर आप राज्य के SC हो, ST हो या रिजर्व्ड हो, तो आप लोगों को 200 रुपीज़ पे करने हैं। डिसेबल्ड वाले सभी लोगों को भी यहाँ पर 200 रुपये ही पे करने हैं। ठीक है भाई, सभी को समझ आता होगा ये सारी चीज़ें। करंट अकाउंट नंबर देखिए, आपको फीस कहाँ डिपॉजिट करनी है इन्होंने बता दिया, आपको एक अकाउंट नंबर दिया है, और इस जगह पर आपको ये फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। हालांकि आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप फीस भरने की तरफ जैसे ही आगे बढ़ोगे वो ऑप्शन आ जाएगा कि आपका पेमेंट कहाँ जा रहा है। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप वो सब यहाँ से देख लेना कि एग्ज़ाम किस दिन हो रहा है, उसका डेट जैसे ही आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करवा रही है उड़ीसा राज्य में, 2064 लोगों को जॉब दे रही है। हालांकि सैलरी आपका जो है गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, एक्सपेंसेस जो भी अलाउंस होते हैं वो भी गवर्नमेंट दे रही है। यानी आप अपनी जॉब गवर्नमेंट मान लो कि आपकी जॉब गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट जॉब के तौर पर काम कर रहे हो स्कूल के अंदर। हालांकि वो स्कूल गवर्नमेंट नहीं है, वो स्कूल कोई प्राइवेट ओनर है, कोई जो है ट्रस्ट उसको चला रहा है। ये फ़र्क है बस। आपकी जॉब गवर्नमेंट है, मतलब आपको जो यहाँ पर फ़ायदा मिलना है वो सब गवर्नमेंट बेस पर ही मिलेंगे। ठीक है, ये छोड़ो, इट में बी नोटेड दैट द एम्प्लॉय। अच्छा देखिए, एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर हो गया। थोड़ा मैंने इसमें आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आप अपना एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले डाउनलोड कर लेना। ये तो सबको पता ही है कि एग्जाम होने वाला होता है, तो उससे पहले हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है, जिसको हम लेकर सेंटर पर जाकर अपने एग्जाम देते हैं। वो तो सबको क्लियर ही है। अब एक चीज़ और बोल रहे हैं, जो भी आप लोग एम्प्लॉय हो गए आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, हालांकि आपको सैलरी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, बेनिफिट जो भी हो रहे हैं वो गवर्नमेंट द्वारा ही आपको आ रहे हैं, सैलरी और अदर अलावेंस। लेकिन आप एक सरकारी एम्प्लॉय नहीं हो भाई। क्यों नहीं हो? क्योंकि आपको देखो ना, आप गवर्नमेंट संस्था या गवर्नमेंट, आप ये देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाके जॉब नहीं कर रहे हो, आप एक प्राइवेट स्कूल्स में जाके जॉब कर रहे हो, इसीलिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो। ठीक है भाई, ये चीज़ लोगों को ध्यान रखनी है। यही पॉइंट अभी थोड़ा गलत आपको पता लग जाता, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। स्पेशल बीएड वालों को बीएड के लिए नहीं माना जाएगा। जो लोग स्पेशल बीएड कर रहे हैं ना, वो लोग याद रखें, उनको एलिजिबल नहीं माना है इन्होंने। ठीक है, तो आप बीएड ही कर लो, तो वो आपको ले लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके एग्जाम हो जाने के बाद ये आपको कहेंगे आप आओ अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करेंगे? आपका एक हार्ड कॉपी जो आप फॉर्म ऑनलाइन जमा कर रहे हो, प्लस अपने 10th का मार्कशीट तो जरूर सबको दिखाना ही है। 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और सबके पास है बीएड, और इन सब के जो क्वालिफिकेशन है उसके सारे मार्कशीट्स और डिग्री जैसी चीज़ें आपको दिखानी है। कास्ट फॉर्म, अगर आप राज्य में रिजर्व्ड हो तो आप वो भी लगा देना, उसके फ़ायदे मिल जाएंगे। OSS स्टेट का मार्कशीट आपको दिखाना होगा, ये सब चीज़ें, और 2 फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है, वो वहाँ पर आप दिखाओगे जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा आपका। तो ये इतना सब कुछ लेकर जाना होगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई कर देना SSB के वेबसाइट से, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराया है। और ये सारे पॉइंट एक बार सभी लोग रीड कर लो दोस्तों, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो A से लेकर ये F तक दिया हुआ है, सारे पॉइंट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप कहोगे भाई इन्होंने एग्जाम पैटर्न क्लियर नहीं करा, मतलब हमें टॉपिक नहीं बताए कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछेंगे, एक्चुअल सिलेबस इन्होंने नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि इन्होंने समय दिया है फॉर्म भरने का,
जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, जो आपको समय दिया गया है फॉर्म भरने का 7 फरवरी, तो आप मान के चलो 10 फरवरी तक मैं आपको डेफिनेटली, और उससे पहले जनवरी एंड तक सिलेबस अवेलेबल कराऊंगा, सिलेबस बता दूंगा आपको क्या है। लेकिन आप इतना याद रखो, जो आप क्वालिफिकेशन रखते हो उस लेवल का सिलेबस रेडी कर लो। एक बार पिछले रिक्रूटमेंट को थोड़ा देख लो कि वहाँ सिलेबस क्या रहा है, वही सिलेबस आप लोग फॉलो कर लोगे तो आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। मैं पहले ही कंफर्म कर दूं भाई, ये सारे जॉब्स प्राइवेट है, गवर्नमेंट एक भी नहीं है। गवर्नमेंट अब ऊपर राज्य में अब लोग देखेंगे कि नोटिस गवर्नमेंट के द्वारा है, यानी जॉब गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, अलाउंस गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जॉब प्राइवेट है। ठीक है, मतलब रिटायरमेंट के बाद हो सकता है इसमें बेनिफिट ना हो। ठीक है, रिटायरमेंट तक तो चलो ठीक है, चल रहा है चल रहा है, जब आपका रिटायरमेंट हुआ तो फिर उसके बाद क्या, कोई पेंशन और ये सब का कुछ कन्फर्म्ड ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। आप देखोगे तो सैलरी इन्होंने बता दिया है 35,600, यानी वही हो गया आपका 36,000, 36,000, और ये 30,000 आप मान सकते हो। ठीक है, सैलरी आपको मैंने बता दिया है, सिलेबस की भी बता दिया कब आपको मिल जाएगा, और इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, मुझे जो लोग ऑल इंडिया कहीं और से भी सुन रहे हैं उड़ीसा के अलावा, तो आपसे कहूँगा भाई आप लोग फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि आप लोग इसमें एलिजिबल हो, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये अप्लाई करने के लिए आप इधर आओगे, इधर आपके रजिस्टर, पहले ये सब डाल के रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, अपना नाम डाल दो, अपना नाम का जो पीछे आ रहा है वो डालो, लास्ट नेम डालो, आधार कार्ड नंबर आपसे लिया जाएगा, महिला पुरुष दोनों ही फॉर्म भरेंगे। ये आपको ईमेल एड्रेस देना है, दोबारा फिर देना है, मोबाइल नंबर देना है, फिर दोबारा देना है, और इसको आई एम नॉट रोबोट, कि मैं रोबोट नहीं हूँ, इसको क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरते हुए आगे चले जाना है। ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके बाद आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है भाई, फीस 500 है, अगर आप रिजर्व हो तो आपके लिए अलग 200 रुपये लिए जा रहे हैं। हाँ, अगर आप दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हो पूरे देश में, तो आप लोगों को 500 रुपीज़ पे करना होगा। मेरे को उम्मीद है सबको सारा कुछ समझ आया है, आपको सारा कुछ समझ आ गया है, तो इस जानकारी को पूरे देश विदेश दुनिया में शेयर करो, खासकर इंडिया में तो एक एक जगह तक लोगों तक शेयर करो, वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।